नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के मन की बात आज रेडियो पर प्रसारित होगा 113वां प्रसारण। देशवासियों से अहम मुद्दों पर चर्चा। राज्य आंदोलनकारियों की आशाओं को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता। सीएम धामी ने कहा, सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य। पेंशन बढ़ाने का भी लिया फैसला। केक रिपोर्ट में राजकोष घाटे में 5% कमी का खुलासा। बीजेपी ने कहा, विकास की राह पर धामी सरकार। कांग्रेस बोली, अभी कई कारनामे देखने को मिलेंगे। हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों के कैदियों के हक में दिए निर्देश। मजदूरी करने वाले बंदियों को एक समान मजदूरी देने पर विचार करे सरकार। मुख्य न्यायाधीश ने 1998 के सुप्रीम कोर्ट केस का दिया हवाला। प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जोशीमठ में फिर बाधित हुआ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 113वीं बार मन की बात कार्यक्रम करेंगे। रेडियो पर प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी कई विषयों पर देशवासियों से चर्चा करेंगे। इस दौरान उनके साथ किसान, युवा, उद्यमी, महिलाएं भी जुड़ेंगी। मोदी के मन की बात कार्यक्रम का मकसद विकास की अवधारणाओं पर बात करते हुए हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। इससे पहले 28 जुलाई को मन की बात का 112वां संस्करण हुआ था। तब पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक, मैथ्स ओलंपियाड, असम मोइदम, टाइगर डे, वनों के संरक्षण और स्वतंत्रता दिवस पर बात की थी। वहीं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रमों को लेकर के अगर बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी आज मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। देहरादून में सदस्यता अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम है, उसमें भी शिरकत करेंगे। सालम जेती में अमर शहीदों की स्मृति में आयोजन है। शहीद दिवस कार्यक्रम में धामी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के पदाधिकारियों से भेंट की। राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10% क्षितिज आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था के प्रति सभी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य है। इस दिशा में हम विकल्प रहित संकल्प के साथ तत्परता से कार्य कर रहे हैं। राज्य निर्माण में राज्य आंदोलनकारियों के संघर्षों को प्रदेशवासी सदैव याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण आंदोलन के वे भी साक्षी रहे हैं। खटीमा के जन आंदोलन को उन्होंने स्वयं देखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। गत वर्ष आयोजित इन्वेस्टर समिट में बड़ी संख्या में उद्योगपति निवेश के लिए राज्य में आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, राज्य आंदोलनकारियों से सीएम ने खास मुलाकात की, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों ने 10% क्षितिज आरक्षण को लेकर के सीएम का आभार जताया। देखिए, अगर एक बात करें क्षितिज आरक्षण को लेकर के, तो राज्य आंदोलनकारियों ने इस आरक्षण को लेकर के काफी संघर्ष किया और अंत में उनके संघर्षों की यहां पर जीत भी हुई। उसी को लेकर के आभार व्यक्त किया गया। जो वार्तालाप हुई, इसमें क्या कुछ खास रहा? बता दें कि उत्तराखंड में क्षितिज आरक्षण
की मांग आंदोलनकारियों के द्वारा बहुत पहले से की जा रही थी, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा किया। इसके लिए आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद ज्ञापन किया है। सबसे बड़ी बात है, हम पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण कैसे हुआ। 1980 के दशक में इस राज्य के निर्माण की मांग उठी, क्योंकि पहले ये उत्तर प्रदेश का एक भाग था। तो पहाड़ के लोगों का मानना था कि हमें लखनऊ जाने में दिक्कत होती है, हमारी बात वहां नहीं पहुंच पाती है, हमारे काम नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमें एक अलग राज्य चाहिए जिसकी राजधानी पहाड़ में हो और जहां पर पहाड़ के लोगों की बात सुनी जाए। इसको लेकर के 80 के दशक से चलता हुआ आंदोलन चल रहा था। उसके बाद 1994 में एक मुजफ्फरनगर कांड हो जाता है, जिसमें 2 अक्टूबर 1994 को शांति के रूप में लोग जा रहे थे दिल्ली प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन मुजफ्फरनगर में पुलिस के द्वारा आंदोलनकारियों पर बहुत जुल्म ढाया गया, कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये सारा केस चलता रहा। उसके बाद पहाड़ में राज्य आंदोलन की मांग जोर पकड़ ली। पूरे पहाड़ में लोगों ने ठान लिया कि अब मुझे अलग राज्य लेकर आना है। अगर बात करें तो इस राज्य का निर्माण 9 नवंबर 2000 को होता है, लेकिन जिस तरह झारखंड और दूसरे राज्यों का निर्माण हुआ तो वहां पर कोई हताहत नहीं हुई, लेकिन उत्तराखंड राज्य के निर्माण में बहुत लोगों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी। चाहे मुजफ्फरपुर कांड हो या मसूरी कांड हो या खटीमा कांड हो, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इस राज्य का जो निर्माण हुआ था वो शहादत के बाद हुआ था। जब राज्य का निर्माण हुआ तो आंदोलनकारियों का मांग था कि जिस मकसद से हम इस राज्य का निर्माण किया है, तो जो आंदोलन में भाग लिए हैं उनको कुछ आरक्षण मिलना चाहिए। तो 9 नवंबर 2000 के राज्य बनने के बाद जो पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी, जो नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में, तो उन्होंने क्षैतिज आरक्षण को लागू किया था, लेकिन 2011 में हाई कोर्ट ने उस आरक्षण को रद्द कर दिया था। तो जिसके कारण क्या होता कि आरक्षण के कारण बहुत सारे लोग जो जॉब में चले गए थे, उनके जॉब भी जाने की तलवार लटक गई थी कि उनका जॉब चला जाएगा। लेकिन धामी सरकार ने 10% क्षैतिज आरक्षण को देकर के उन सारे लोगों को, आंदोलनकारियों की जो मांग थी उसको पूरा किया। और जो क्षैतिज आरक्षण के पहले क्षैतिज आरक्षण के द्वारा जो नौकरी लेते उनके नौकरी भी सेव करने का काम किया है। तो इसको लेकर के राज्य आंदोलनकारियों में मुख्यमंत्री के प्रति बहुत सहानुभूति है, बहुत उन्होंने आभार जताया कि जो उनकी मांग थी, जो राज्य की अवधारणा को लेकर के उन्होंने राज्य का निर्माण किया था, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा किया है। श्वेता जी शैलेंद्र, जो वार्तालाप सीएम और राज्य आंदोलनकारियों के बीच हुई उसमें क्या कुछ विशेष था? क्योंकि बहुत संघर्ष करने के बाद ही राज्य आंदोलनकारियों को ये बड़ी जीत हासिल हुई, जहां पर 10% क्षितिज आरक्षण उनको मिला। बिल्कुल श्वेता, आपको बताते हैं कि जिस तरह से राज्य आंदोलनकारियों ने इस राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया, उसी सर भी उनका लगातार चल रहा था और उनका प्रदर्शन चल रहा था। सरकार से राज्य आंदोलन वो कर रहे थे कि हमें क्षैतिज आरक्षण दिया जाए। धामी सरकार ने उनके मांगों को पूरा किया और विधानसभा में एक विधेयक ला करके क्षैतिज आरक्षण दे करके वो जो कोर्ट का जो रोक था उसको हटा दिया और अब आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण का जो रास्ता है वो पूरी तरह साफ हो गया है। श्वेता, केक की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के राजकीय कोष के घाटे में 5% की कमी आई है और इसे लेकर भाजपा का कहना है कि प्रदेश सरकार राज्य के विकास को लेकर बेहतर काम कर रही है। भाजपा का कहना है कि प्रदेश सरकार निरंतर उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा का कहना है कि केक की रिपोर्ट में अभी कई कारनामे देखने को मिल सकते हैं। देखिए, कैग की जो रिपोर्ट सदन में रखी गई है, उस रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जो विजन है कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा हर दृष्टि से, उस ओर ये कैग की रिपोर्ट इंगित कर रही है। जिस तरह से राजकोषीय घाटे को कम करने की सरकार के द्वारा कोशिश की गई है और कम किया गया है, और उसी प्रकार से राजस्व में भी राज्य सरकार की उत्तराखंड की वृद्धि हुई है। तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड सरकार का जो लक्ष्य है कि देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड राज्य बनेगा, उस ओर ये बजट कैग की रिपोर्ट इंगित कर रही है। अभी डबल इंजन की सरकार है, कैग में भी अभी बहुत सारी चीज़ें खुल के नहीं आई है। आने वाली सरकार में इससे भी बड़े मामले सामने आएंगे।
नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के जेलों में कैदियों को एक सम्मान मजदूरी देने पर विचार करने का निर्देश सरकार को दिया है। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में सितारगंज जेल समेत राज्य की जेल में कैदी को मजदूरी का भुगतान न करने का मामला आया था, जिसने मुख्य न्यायाधीश ऋतु वहारी, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल खंडपीठ ने 1998 में सुप्रीम कोर्ट के गुजरात और अन्य बनाम गुजरात हाईकोर्ट के मामले में स्थापित मिसाल का हवाला देते हुए यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी उत्तराखंड में अभी तक कैदियों को उनके श्रम के लिए भुगतान सुनिश्चित करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है और अपनी चिंता प्रकट की। कोर्ट ने सरकार से कहा कि इस मामले में विचार करें। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कैदियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है, जिसमें उनके श्रम के लिए सम्मान मजदूरी का प्रावधान शामिल होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी ने और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा के 50 से अधिक आरोपियों के मामले में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने निचली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि पुलिस ने उनके खिलाफ 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है और न ही रिमांड बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट कारण बताए हैं। साथ ही उनकी डिफॉल्ट विल को खारिज कर दिया। वहीं सरकार पक्ष की ओर से कहा गया कि पुलिस के पास पर्याप्त आधार और कारण है, साथ ही अदालत को रिमांड बढ़ाने का अधिकार है। कहा गया कि आरोपी की डिमांड नियम अनुसार ही बढ़ाई गई है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कहीं कहीं 1 से 2 दिन तेज बारिश हो सकती है, जबकि अन्य जिलों में कहीं कहीं बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में बारिश ने पिछले दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों में तबाही मचाई हुई है। शनिवार को देहरादून सहित पर्वतीय जिलों में भी तेज धूप खिली रही। हालांकि बीच बीच में हल्के बादल भी घिरे रहे। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार रविवार और सोमवार को प्रदेश में कहीं कहीं 1 से 2 दिन तेज बारिश हो सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया। भारी बारिश के चलते एक बार फिर से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। पागल नाला में एक बार फिर से भारी बारिश हुई। बरसात के चलते ये मार्ग अवरुद्ध हो गया। यहाँ नंदप्रयाग के पास से भी मार्ग अवरुद्ध हुआ है। तीर्थयात्रियों से लेकर के स्थानीय लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। संबंधित विभाग की मशीनें भी मार्ग को खोलने में लगी हुई हैं। 3 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश पहाड़ी इलाकों के जनजीवन को अस्त व्यस्त बनाए हुए है। नंदप्रयाग के पास से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। तीर्थयात्रियों से लेकर के स्थानीय लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। संबंधित विभाग की मशीनें भी मार्गों को खोलने में लगी हुई हैं। तीन दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो जाने की वजह से पहाड़ी इलाकों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों से लेकर के श्रद्धालु तक परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं।
उत्तराखंड सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण सचिव डॉक्टर सुरेंद्र नारायण पांडे ने शनिवार को जनपद चमोली में कृषि से जुड़े सभी रेखीय विभागों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी रेखीय विभागों को आपस में तालमेल बनाते हुए किसान हित में ठोस प्लानिंग के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। सचिव ने निर्देश दिए कि कृषकों के समृद्धिकरण एवं सशक्तिकरण के लिए सभी रेखीय विभाग मिलकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के तहत योजनाओं का क्रियान्वयन करें ताकि किसानों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके। किसानों के हित को ध्यान में रखकर विभागीय योजनाएं तैयार की जाएं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 3 दिवसीय मानसून सत्र चलाया गया था। सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार सत्र की अवधि कम होने का आरोप लगा रहा था और अब 3 दिन सत्र चलने के बाद अनिश्चितकाल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। इस पर विपक्ष अभी भी संतोष नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि आने जाने में फाइल को और कर्मचारियों को ले जाने में पैसा खर्च हुआ होगा और उसके बावजूद भी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, जिससे विधायक आक्रोशित हैं। साथ ही जनता भी आक्रोशित है क्योंकि उनसे जुड़े हुए प्रश्न विधानसभा में नहीं उठ पा रहे हैं। भाग्यपूर्ण है, आने जाने में उतना ही पैसा खर्च हुआ होगा, उतना ही फाइल्स को ले जाने में, कर्मचारियों को ले जाने में खर्च हुआ होगा और उसके बावजूद भी प्रश्नों के लिए जगह नहीं मिल पाई, प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। जो विधायक हैं वो आक्रोशित भी हैं और जनता भी आक्रोशित है कि उनसे जुड़े हुए प्रश्न विधानसभा में नहीं उठ पा रहे और ये सत्र भी पिछले 6 सालों की तरह बिना मुख्यमंत्री से संबंधित विभागों के ऊपर उठने वाले प्रश्नों से बच गया। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर के सौंदर्यकरण और सड़क चौड़ाईकरण के मामले में नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की ओर से अतिक्रमणकारियों को 21 अगस्त को दिए गए नोटिस पर सुनवाई की। इस दौरान नगर आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनने के लिए 10 दिन का समय देकर उन्हें नया नोटिस दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ऋतु वहारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इससे पूर्व निगम व लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर 23 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को समय से हटाने के लिए कहा था। हरिद्वार के रोशनाबाद क्षेत्र में नदी में हो रहे लगातार अवैध खनन को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता व्याप्त है। पहाड़ों में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे भू कटाव भी हो रहा है। बावजूद इसके खनन माफिया दिन रात खनन कर रहे हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार खनन के कारण नदी में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इससे आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बरसात के चलते बड़ी दिक्कतें हैं। कई मकान इसकी चपेट में आ गए और हमारे सभासद जी के द्वारा इसको कई बार प्रशासन को सूचित भी किया गया और लिखित में भी दिया गया, लेकिन फिर भी यहाँ ये खनन करने वाले इसमें लगे ही रहते हैं और ये इधर से बस्ती की तरफ से इसको खोद के ले जाते हैं। तो इसका प्रशासन को शिकायत के बावजूद भी कोई विशेष यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के मन की बात आज रेडियो पर प्रसारित होगा। 113वां संस्करण, देशवासियों से अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। राज्य आंदोलनकारियों की आशाओं को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता। सीएम धामी ने कहा, सपनों का उत्तराखंड बनाना हमारा लक्ष्य, पेंशन बढ़ाने का भी लिया है फैसला। केग रिपोर्ट में राजकोष घाटे में 5% कमी का खुलासा। बीजेपी ने कहा, विकास की राह पर धामी सरकार,
कांग्रेस बोली अभी कई कारनामे देखने को मिलेंगे। हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों के कैदियों के हक में दिए निर्देश। मजदूरी करने वाले बंदियों को एक समान मजदूरी देने पर विचार करे सरकार। मुख्य न्यायाधीश ने 1998 के सुप्रीम कोर्ट केस का दिया हवाला। प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जोशीमठ में फिर बाधित हुआ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।